गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उपसंयोजक यौगिक। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं। इन कंपाउंड्स में एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है और वो निश्चित संख्या और निश्चित ज्योमेट्री में कुछ उन लिगेंड्स से घिरा हुआ रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इन्हीं को हम उपसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। वास्तव में इन कंपाउंड्स में मेटल आयन और लिगेंड एक सिंगल आयन के रूप में बिहेव करते हैं, इसलिए इन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स या जटिल यौगिक भी कहा जाता है। और ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारी लाइफ के लिए काफ़ी इसेंशियल होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि क्लोरोफिल हैं, हीमोग्लोबिन है। इनमें मैग्नीशियम और आयरन मेटल के रूप में, सेंट्रल मेटल आयन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वह निश्चित ज्यामिति में लिगेंड्स से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। लिगेंड्स के रूप में कोई भी एनायन हो सकता है, जैसे साइनाइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, या फिर ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है और उनके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे अमोनिया है, वाटर है। ये अपना लोन पेयर देकर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, जिसे लिगेंड कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम या आयन जितने लिगेंड्स से घिरा हुआ रहता है वह उस मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। उपसंयोजी यौगिक दो स्थायी यौगिकों के एडिशन से बनता है, अतः इन्हें हम आणविक यौगिक या योगशील यौगिक भी कह सकते हैं। देखिए, जैसे पोटेशियम साइनाइड है और FeCN होल ट्वाइस के साथ इनकी रिएक्शन होती है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहा जाता है। ये इस फॉर्म में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रूप में लिखा जाता है। इसी तरीके से पोटास एलम है, लेकिन पोटास एलम या फिटकरी जो है वो आणविक या योगशील यौगिकों की कैटेगरी में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आणविक यौगिक या योगशील यौगिकों को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो अपने आयनों में कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं। एक या एक से अधिक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन इसमें होता है, जबकि जो फिटकरी है या पोटास एलम है, इसको वाटर में डिज़ोल्व करने पर यह कम्प्लीटली अपने सभी आयन्स में पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सभी आयन्स का टेस्ट हम इसके सॉल्यूशन से ले सकते हैं, इसीलिए इसे आणविक यौगिक या योगशील यौगिक ना कहकर डबल सॉल्ट कहा जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि योगशील यौगिक दो तरह के होते हैं। डबल सॉल्ट टाइप के, जिसमें योग करने वाले मूल यौगिकों का अस्तित्व बना रहता है। दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिनमें योग करने वाले मूल यौगिकों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वो उपसंयोजक बंध बनाकर नए रूप में आ जाते हैं। डबल सॉल्ट व कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या अंतर होता है? कॉम्प्लेक्स यौगिक में ऋणायन जो कि लिगेंड है और मेटल के बीच में उपसंयोजक बंध बनता है, जबकि डबल सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है। सेकंड डिफरेंस ये होता है इनमें कि एक जो स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसके कारण सॉल्यूशन में जब इस संकुल को डिज़ोल्व किया जाता है तो ये सभी छोटे छोटे आयनों में डिवाइड नहीं होते हैं। एक इसमें कॉम्प्लेक्स आयन भी प्रेजेंट होता है, जो कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। इसके विपरीत डबल सॉल्ट अपने सभी आयनों का परीक्षण सॉल्यूशन में देता है। थर्ड इनमें डिफरेंस है कि कॉम्प्लेक्स यौगिकों में केवल एक ही प्रकार का कैटायन व एनायन होता है। उनमें जो भी आयन कॉम्प्लेक्स होता है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है
डबल सोल्ट्स में एक से अधिक प्रकार के केटायन व एनायन होते हैं। इनको ब्रैकेट वगैरह में नहीं लिखा जाता है। ये डिफरेंसेस हो गए डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स आयन में। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से संबंधित एक थ्योरी वर्नर के द्वारा दी गई थी, जिसे वर्नर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इत्यादि को समझाने में यह थ्योरी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। इसीलिए वर्नर को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जनक भी कहा जाता है, मीन्स फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वर्नर को कहा जाता है। ये अल्फ्रेड वर्नर स्विस रसायनज्ञ थे और उन्होंने अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था 1913 में। सन 1892 में वर्नर ने क्या किया था, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की भिन्न भिन्न रेशोज़ में रिएक्शन करवाकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्राप्त किया और उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी की। जैसे उसने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl3.6NH3 बनाया, जो कि ऑरेंज येलो कलर का था। दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl3.5NH3 बनाया, जो कि गुलाबी रंग का था। COCl3.5NH3 विदाउट वाटर बनाया, विदाउट एक्वस बनाया, तो वो बैंगनी कलर का बना। COCl3.4NH3 इसके दो कॉम्प्लेक्स प्राप्त होते हैं, जो कि सिस और ट्रांस आइसोमर होते हैं, इसलिए उनका कलर अलग अलग होता है। एक हरे रंग का प्राप्त हुआ और एक बैंगनी कलर का प्राप्त हुआ। COCl3.3NH3 बनाया, जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है। इस तरीके से 5 कॉम्प्लेक्स वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की विभिन्न रेशों में रिएक्शन करवाकर प्राप्त किए थे। कंपाउंड नंबर 4, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, कंपाउंड नंबर 4 दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में पाया जाता है, सिस एंड ट्रांस में, इसलिए इनके दो अलग अलग कलर हमें प्राप्त होते हैं। इन प्रेक्षणों के आधार पर वर्नर ने संकुलों के संदर्भ में अपना एक सिद्धांत दिया था, जिसे हमने वर्नर सिद्धांत नाम से जानते हैं, पढ़ते हैं। वो निम्न प्रकार है। वर्नर के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, उनमें जो मेटल एटम होता है उसकी दो प्रकार की वैलेंसीज होती हैं। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनिक टाइप की होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी अनआयनिक टाइप की होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है। नॉन आयोनाइजेबल का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि वो कोऑर्डिनेट प्रकार की होती है। प्राइमरी वैलेंसी केवल एनायंस के द्वारा ही सेटिस्फाई की जा सकती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को एनायन के द्वारा यानी किसी भी लिगेंड के द्वारा, ऋणायन के द्वारा, उदासीन अणुओं के द्वारा, धनायनों के द्वारा सेटिस्फाई किया जा सकता है। किसी भी मेटल के लिए सेकेंडरी वैलेंसी का मान निश्चित होता है। किसी भी मेटल की प्राइमरी वैलेंसी से सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर की जानकारी हमें मिलती है। किसी भी ऋणायन केंद्रीय धातु परमाणु की प्राइमरी अथवा सेकेंडरी दोनों प्रकार की वैलेंसीज को संतुष्ट कर सकता है। इन नियमों के आधार पर वर्नर ने इन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस के लिए निम्न प्रकार की संरचना प्रस्तुत की थी। ये अपना फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है और ये जो डार्क लाइंस हैं ये सेकेंडरी वैलेंसी को, एंड डॉटेड लाइंस हैं ये प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में हम देख सकते हैं कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है और क्लोरीन जितने भी हैं वो सारे प्राइमरी वैलेंसी के रूप में यानी आयोनाइजेबल हैं, उनके रूप में प्रेजेंट होते हैं, और सारे के सारे अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स COCl3.5NH3। इसमें हम ये देखते हैं कि 5 NH3
यानी पांचों अमोनिया तो सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में है ही हैं, और इन 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों वैलेंसी के रूप में कार्य करता है, और बाकी 2 क्लोरीन केवल प्राइमरी वैलेंसी के रूप में कार्य करते हैं। थर्ड कॉम्प्लेक्स COCl3 4NH3 जो कि 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चारों अमोनिया जो हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, एंड 2 क्लोरीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं। साथ ही एक क्लोरीन की हम बात करें तो ये केवल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। COCl3.3NH3 इसमें तीनों क्लोरीन और तीनों अमोनिया ही सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और तीनों क्लोरीन सेकेंडरी के साथ साथ प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये सभी कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर वर्नर के द्वारा दी गई थी, और इन दी गई स्ट्रक्चर्स का वर्नर के द्वारा बाद में प्रायोगिक सत्यापन किया गया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।